बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज है चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 के में से लेक्चर नंबर है 9 और हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन या मोशन ऑफ रॉकेट। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। हम थोड़ा सा उसको और ज़रा ब्रीफ करते हैं कि रॉकेट प्रोपल्शन या मोशन ऑफ रॉकेट बुनियादी तौर पे किन कवानीन के बेस के ऊपर ये सारा एक्सप्रेस करता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें हम ये रॉकेट्स की जो मोशंस है इसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो ये किन बुनियादी असूल्स या लॉ के तहत ये मूव करता है। तो मोशन ऑफ रॉकेट बेस अपॉन 2 लॉज, बेसिकली ये 2 लॉज पे बेस करता है। कौन कौन से 2 लॉज हैं? नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नंबर 2 न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी बुनियादी तौर पे ये इन 2 लॉ को ओबे करता है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, तो जब हम इन 2 लॉज के बारे में हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम ज़रा ये देखना चाहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ किस तरीके से अपलोड या वैलिड होता है। ज़रा समझिएगा, जब ये रॉकेट्स को हम स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो इसकी इस बेसिक हिस्से से या रेयर पार्ट से जब हम इसको बर्निंग के प्रोसेस से गुजारते हैं तो हॉट गैसेस तेज़ी से इजेक्ट होती हैं। जब वो हॉट गैसेस नीचे इजेक्ट होती हैं तो इट प्रोड्यूसेस द डाउनवर्ड मोमेंटम। कौन पैदा करती हैं? हॉट गैसेस। लॉ ये कहता है कि मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए अगर राइट वर्ड मोमेंटम पैदा होगा तो लेफ्ट में ज़रूर होगा, अगर अप है तो डाउन में पैदा होगा, अगर डाउन है तो किस में पैदा होगा? अप पे। तो जब हॉट गैसेस डाउनवर्ड मोमेंटम क्रिएट करती हैं देन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम किसके अंदर पैदा होता है? रॉकेट के अंदर। और रॉकेट क्या मूव करता है? अपवर्ड। इसका मतलब जो गैसेस का खारिज होने वाला जो मोमेंटम है वो बुनियादी तौर पर किसको शिफ्ट हो रहा है? रॉकेट को। जितना गैसेस डाउनवर्ड मोमेंटम ज़्यादा पैदा करेंगी रॉकेट उतना अपवर्ड मोमेंटम क्या पैदा करेगा? ज़्यादा। इसलिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि हॉट गैसेस कम आउट फ्रॉम द इंजन विद वेरी हाई वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। ठीक, देन द रॉकेट्स गेन द मोमेंटम अपवर्ड्स इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एक्सपेल्ड गैस। एक्सपेल्ड गैस के बराबर मोमेंटम हासिल करता है मगर डायरेक्शन यकीनन क्या होता है? अपोजिट होता है, इन ऑर्डर टू कंजर्व द क्या होगा? मोमेंटम। नंबर 2 पे हमने कहा कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को फॉलो करता है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशंस है क्या चीज़? ये जो रॉकेट है जब अपने इस बुनियादी बढ़ने के प्रोसेस से गुजरता है तो वहाँ से हॉट गैसेस नीचे इजेक्ट होती हैं। इन हॉट गैसेस ने नीचे निकलते वक्त जो नीचे यहाँ एयर है मौजूद, जिसको हम कूल एयर कह सकते हैं, वो मौजूद है, तो उसको ये ज़ोर से क्या करती हैं? दबाती हैं। और जब ये इसको ज़ोर से दबाती हैं तो ये उनका क्या कहलाता है? एक्शन कहलाएगा। ये उनका क्या कहलाएगा? एक्शन। इसका मतलब हॉट गैसेस इस कूल एयर को ज़ोर से प्रेस करेंगे, इट इज़ कॉल्ड क्या होगा? एक्शन। अब जब हॉट गैसेस वेट में हल्की होने की वजह से इस जगह पे कायम नहीं रह सकेंगी, जल्दी जगह छोड़ के ऊपर चली जाएंगी। ऐसे जैसे ये जगह खाली होगी एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है, तो इस वैक्यूम की वजह से ये जो हमारी ठंडी हवाएं हैं या ये कूल एयर है ये तेज़ी के साथ जैसे ये प्रेस हो चुकी है अचानक ऐसे उछलती है ऊपर की तरफ, और जब ये उछलती है तो रिवर्स रिएक्शन देती है। और वो रिएक्शन किसको मिलता है? रॉकेट को। यूँ रॉकेट ऊपर क्या करता है? मूव करता है। तो हॉट गैसेस का एक्शन किसके ऊपर होता है? कूल एयर के ऊपर। और कूल एयर का रिएक्शन किस पे जाके पड़ता है? रॉकेट के ऊपर पड़ता है। यूँ रॉकेट इनिशियल स्टेज के ऊपर इन लॉज को बेस बनाते हुए अपनी मोशन का क्या करता है? आगाज़ करता है। इसलिए मैंने शुरू में ज़रा वजाहत कर दी कि इन 2 लॉज के ऊपर ये क्या करता है? वर्क करता है। अब ज़रा समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स के लिहाज से रॉकेट है क्या चीज़। तो बुनियादी तौर पे ये एक ऊपर टॉप वाला हिस्सा आप देख सकते हैं जो बारीक सी एक कोन बनी गई है, इसको कहा जाता है नोज़ कोन। इस नोज़ कोन को आमतौर पे एम्प्टी रखा जाता है। इसके ऊपर तो कोई लोड ले सकते हैं लेकिन इसके इनसाइड इट आमतौर पे कोई लोड नहीं लिया जाता। और इसके फ्रंट हिस्से को नोज़ इसलिए बनाई जाती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एयर फ्रिक्शन। खासकर जब ये ज़मीन की सतह से मूव करता है तो सबसे ज़्यादा इसको 2-3 चीज़ों को फेस करना पड़ता है। नंबर 1 ग्रेविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है एंड नंबर 2 क्या अफेक्ट करता है? एयर फ्रिक्शन। तो जब इसे तेज़ी से ऊपर मूव करना है तो एयर फ्रिक्शन को कम से कम करना, मिनिमाइज़ करने के लिए नोज़ को यानी फ्रंट वाले से को नोज़ कोन की शेप दी जाती है। नोज़ कोन आमतौर पे बाज़ औक़ात इजाफी मटीरियल, जैसे मसलन कोई कंप्यूटर हम भेजना चाहते हैं, कोई कैमरा भेजना चाहते हैं, कैसी चीज़, तो वो इसके ऊपर हम इजाफी लोड करते हैं जिसको हम पे लोड का नाम देते हैं।
क्या नाम देते हैं, पेलोड। वो आमतौर पे नोज़ कोन में, ताकि ये कुछ सेफ एरिया होता है क्योंकि यहाँ भरने का प्रोसेस मौजूद नहीं होता। इससे नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक रॉकेट के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे पीसेस मैंने डिवाइड किए हैं। इन सब के अंदर फ्यूल भर दिया गया है। फ्यूल की चूँकि मकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से मुख्तलिफ पोर्शन में फ्यूल रखा गया है। जो पोर्शन जल जाता है वो डिस्कार्ड होकर नीचे गिर जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि रॉकेट दुनिया का वो प्रोसेस है जो वेरिएबल मैस कहलाता है। हालांकि हर चीज़ की मैस क्या होती है, कांस्टेंट है, लेकिन क्या रॉकेट की मैस कांस्टेंट होती है? नहीं। ये बेसिकली वो वाहिद सिस्टम है जिससे मैस कांस्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे ये पीस जलेगा ये नीचे गिर जाएगा तो रॉकेट की मैस कम होगी, और गिरेगा और कम हो जाएगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रॉकेट की मैस आस्ता क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। अच्छा, अब इस हिस्से में जो आमतौर पे हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो किस किस्म का होगा? तो फ्यूल्स के बारे में मैंने मेंशन किया है कि फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड, यानी लिक्विड भी हो सकता है फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, और आमतौर पे ये हाइड्रोजन होती है जो खुद जल रही होती है। इसको जलने में मदद देने के लिए साथ क्या चीज़ डाली जाती है? ऑक्सीजन। तो लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में हाइड्रोजन के साथ क्या मिक्स करके डाला जाता है? ऑक्सीजन को। अब सवाल यह ये है कि ऑक्सीजन क्यों डाली जाती है, जबकि बढ़ने के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन तो हवा के अंदर से पहले से मौजूद होती है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। जब रॉकेट बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट करता है तो उसको सारी जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो एयर से हासिल कर सकता है, ठीक, अपना प्रोसेस किस हद तक पूरा कर सकता है। मगर जैसे जैसे ये हाइट पकड़ता जाएगा और बुलंदी की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन कम होती जाएगी, हत्ता कि जब ये खला में एंटर होगा तो ऑक्सीजन ना होने के बराबर होगी। तो फिर इसके बढ़ने के प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू किया जाएगा? तो फिर इसके अंदर मौजूद जो स्टोर ऑक्सीजन होती है, जिसको हम कंबेशन स्कोर में कहते हैं, पाई जाती, वो ऑक्सीजन जो होती है वो जलने के प्रोसेस को जारी और सारी रखती है। लिहाजा इस वजह से कोई भी रॉकेट होगा उसमें आप लिक्विड डाल दें, उसमें सॉलिड फ्यूल डाल दें, लेकिन ऑक्सीजन लाजमी उसका हिस्सा होगी। इसके बाद इसकी जो लंचिंग मैस होती है, जिसके बाद हम इसको लंचिंग पैड पे लगाते हैं और फ्लाइट करने लगते हैं, तो इसकी जो मैस है, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर फ्लाइट से 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम के बराबर है, तो उसमें से कितने परसेंट यानी कितना हिस्सा आप फ्यूल रखेंगे? तो 100 में से 80 कम से कम फ्यूल होगा। इट मीन इस रॉकेट का जो टोटल मैस है, अगर वो 100 किलोग्राम है तो उसमें 80 किलोग्राम सिर्फ फ्यूल पे मुश्तमिल होगा, और बाकी 20 जो किलोग्राम बचेंगे वो इसका पे लोड, यानी जिसमें ये स्ट्रक्चर आ जाएगा और कोई इजाफी मटीरियल हम इसके ऊपर ले सकते हैं। इसका मतलब 20% से ज़्यादा हम इजाफी लोड इस पर नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल का कम से कम लिमिट जो है वो कितनी है? 80% होगी। ठीक है। अब इसके बाद कि जब ये बर्निंग प्रोसेस में चलता है तो इब्तदाई तौर पे ज़मीन की सतह से जब ये बुलंद होता है तो इसको ग्रेविटी बहुत ज़्यादा रुकावट का बहस होती है, एयर फ्रिक्शन दबाव बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसके नतीजे में वो एनर्जी हासिल करने के लिए एक मैक्सिमम वो कंजम्पशन करता है फ्यूल की, और उसका वो जो फ्यूल टिपिकल रेट्स होता है वो तकरीबन 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड होता है। और उस वक्त ज़ाहिर है इसको एक बड़े रिएक्शन की ज़रूरत होती है, तो एक बड़ा एक्शन भी पैदा करना पड़ता है, और वो हॉट गैसेस का एक्शन हासिल करने के लिए उनकी स्पीड तकरीबन 4000 मीटर पर सेकेंड रखी जाती है, ताकि हम जितना ज़्यादा एक्शन करेंगे उतना हम ज़्यादा उससे क्या हासिल करेंगे? रिएक्शन। जितना हम डाउनवर्ड मोमेंटम ज़्यादा हासिल करेंगे उतना अपवर्ड मोमेंटम हमें हासिल होगा। लिहाजा ये जो रॉकेट होगा ये इस लॉ के तहत जब मूव कर रहा होगा तो उसको इस सारे प्रोसेस में फ्यूल के बढ़ने के अमल को तेज़ से तेज़ करना होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यू हाइट पकड़ेगा तो ग्रेविटी का इफेक्ट कम होता जाएगा, एयर का फ्रिक्शन कम होता जाएगा, अब इसको फ्यूल भरने में उतना ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी अहम बात यह है कि जब ये मूव कर चुका होगा तो इसमें इनर्शिया पैदा हो चुका होगा, लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर ये आसानी से अबूर हासिल कर लेगा। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये इसकी ये जो कंजम्पशन पर सेकेंड है ये आस्ता आस्ता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि हमारा मतलूबा मकसद आसानी से हासिल हो रहा होगा। तो ये बुनियादी इसकी फॉर्म्स होते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये मूव करता है तो जो इसमें चेंजेस या फोर्सेस का इफेक्ट है वो क्या है? तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें है कि मैस ऑफ गैस इजेक्ट द टाइम टी, ये जो गैस खारिज हो रही है उसकी जो मैस है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेट से एम डैश के साथ। वेलोसिटी ऑफ द गैस रिलेटिव टू द रॉकेट, रॉकेट के लिहाज से वेलोसिटी, यानी रॉकेट ऊपर मूव करता है तो गैसेस नीचे, इन दोनों की जो वेलोसिटी की रेशो है जिसको रिलेटिव या डिफरेंस कहते हैं वो किस चीज़ के बराबर है? v के बराबर है। तो शुरू में चूँकि ना गैस मूव कर रही थी और ना ही गैस थी, लिहाजा उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? 0, और जो फाइनल मोमेंटम ऑफ गैस होगा वो किसके बराबर होगा? m डैश क्या होगा? v। इनिशियल ना गैस पैदा हुई थी ना उसका मोमेंटम होगा, और जब वो मूव पैदा हो चुकी तो फिर उसका मोमेंटम पैदा होगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम
कैसे निकालते हैं? चेंज ऑफ मोमेंटम का असूल होता है कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो आपकी फाइनल कीमत क्या है? एम वी डैश। इनिशियल कितनी की है? 0 है। एम वी डैश मैंने 0 इज इक्वल टू क्या होगा? एम वी डैश। अब न्यूटन का एक लॉ हमने पढ़ा है, सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो हम इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लिख सकते हैं एम वी ओवर टी, हम इसे लिख सकते हैं एम डैश ओवर टी इंटू वी। ये जो एम डैश ओवर टी है, ये जो अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट टाइम है, इट इज़ रिप्रेजेंट बाई क्या होगा? सिंपल एम, यानी इसके ऊपर हम डैश प्राइम ख़त्म कर देते हैं। अब हमारी फोर्स किस चीज़ के बराबर होगी? एम वी के। लिहाजा इस एम की वजाहत कर दी गई। ये एम क्या है? मास ऑफ इजेक्टेड गैस पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी गैस खारिज हो रही है उसका नाम क्या रखा गया? एम, जिसको पहले हमने एम डैश ओवर टी के नाम से टोटल रिप्रेजेंट कर रखा था। अब फोर्स ऑन रॉकेट बाय द न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगी? F इज इक्वल टू एम ए। कैपिटल एम का मतलब है मास ऑफ रॉकेट, ए फॉर क्या है? एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर कर लें तो एम ए इज इक्वल टू एम वी, where A is equal to mv over m, A is the acceleration of the rocket। अब जो रॉकेट का एक्सेलरेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? तो सबसे बड़ा फैक्टर उसके अंदर कैपिटल एम है, और ये कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द रॉकेट है। क्या रॉकेट की मास थ्रू इस मूवमेंट के दरमियान कांस्टेंट रहेगी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वो जा रहा है बर्निंग के प्रोसेस से उसकी मास क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है, और जब उसकी मास डिक्रीज़ करेगी तो एक्सेलरेशन के अंदर मुसलसल क्या होगा? इजाफा। इसका मतलब अगर हॉट गैसेस का इजेक्ट होने का अमल एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर भी रहे और उसमें कोई बड़ी तब्दीली ना आए, तो फिर भी इस रॉकेट के एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए उसकी मास की जो कमी है वो काफ़ी है। यानी जैसे जैसे बढ़ने के प्रोसेस की मास कम होती जाएगी वैसे वैसे उसके एक्सेलरेशन में इजाफा होता जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें गैसेस का जो इखराज है उसकी जो मोमेंटम की शरह है उसके अंदर कोई बड़ी तब्दीली ना आए, इस अमल को हम क्या कहते हैं? मोशन ऑफ रॉकेट कहेंगे। इसमें चंद चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना ये है कि रॉकेट का जो पूरा स्ट्रक्चर्स होता है ये एक ख़ास लिमिट की फ्यूल को उठा के जा सकता है, लेकिन बाज़ वक़्त ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन को कवर करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो फिर उस प्रॉब्लम को वो कैसे कवर करता है, इसको ज़रा एक लास्ट हिस्से में थोड़ा सा देखेंगे। ये वाली डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही होगी, इसमें ये वो मरकज़ी रॉकेट ही है, मगर आप देख सकते हैं एक रॉकेट इधर अटैच कर दिएगा, एक इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, तो एक मरकज़ी रॉकेट के साथ 2 इधर हैं 2 इधर हैं, इसको लिंक्ड रॉकेट कहते हैं, ये पैनल ऑफ रॉकेट कहा जाता है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर हमारा पे लोड इजाफी मटीरियल हम जो खला में भेजना चाह रहे हैं वो फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा मिकदार में है, उसकी मास ज़्यादा है, तो वो 20% तो पे लोड ले सकते हैं, 80% तो फ्यूल रखना है, तो फिर हम फ्यूल की मिकदार उतनी बढ़ाएंगे जिस तरह के साथ हम उसका पे लोड बढ़ाएंगे। लिहाजा उसके लिए हमें एक रॉकेट के बजाय कई रॉकेट को आपस में जोड़ना पड़ेगा। इसको लिंक्ड रॉकेट का नाम देते हैं, ये पैनल ऑफ रॉकेट का नाम दिया जाएगा। अब इनका काम करने का अमल ये होता है कि एट ए टाइम सारे बर्निंग के प्रोसेस में नहीं जाते। फ़र्ज़ करें हम इसको सीधा मूव करना चाहते हैं तो हम इन दोनों को बर्न करवाएंगे, एक ये बर्न कर रहा है, एक इधर से ये बर्न कर रहा है नंबर 1 से, बाकी इसके अंदर बर्नने का प्रोसेस नहीं है। ये दोनों अपने बर्नने की वजह से पूरे पैनल को ऊपर उठाएंगे। जब ये दोनों पैनल को उठाएंगे और ये जलते रहेंगे तो एक ख़ास हाइट तक तो ये जलने में मदद देंगे। जब ये पूरा अपना प्रोसेस अपना फ्यूल बर्न कर चुके होंगे और इनका जॉब ख़त्म हो चुका होगा तो ये अपने आप को डिस्कार्ड कर लेंगे, और इनकी जो वो प्रोसेस है बर्नने का वो इसको शिफ्ट हो जाएगा, इधर से इसको शिफ्ट हो जाएगा। अब कौन सा रॉकेट बर्न शुरू कर देगा? ये रॉकेट बर्न करके वही अमल शुरू कर देगा। फिर जब ये 2 रॉकेट अपना काम मुकम्मल कर लेंगे तो ये दोनों के दोनों इससे डिस्कार्ड हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे, और फिर आखिर पे कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा? मेन रॉकेट के अंदर बढ़ने का प्रोसेस होगा। नतीजतन अब ये चूँकि उसके पास एनर्जी या फ्यूल ज़्यादा है, इस वजह से वो ज़्यादा देर तक अपने आप को सस्टेन कर सकता है और एक बड़ी हाइट तक भी वो अपने आप को ले जा सकता है। तो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन या इन मामलात के ऊपर अबूर हासिल करने के लिए, ये ओवरकम करने के लिए ये नया तरीका इख्तियार किया गया कि मोर देन 1 रॉकेट्स को हम आपस में जोड़ देते हैं और उनको जोड़ने के बाद एक लिंक सा बना लेते हैं। हम उन्हें लिंक रॉकेट या पैनल ऑफ रॉकेट का नाम देते हैं। इस तरीके से हम बहुत दूर तक या बहुत ज़्यादा ग्रेविटी के ऊपर अबूर हासिल करके अपना बड़ा पेलोड आसानी के साथ खला में क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो हमने रॉकेट्स प्रोपल्शन या मोशन ऑफ रॉकेट्स था उसके अंदर लॉ वही दोनों ही हमने कंसिडर यूज़ किए हैं। एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है विच इज़ द डाउनवर्ड एंड इक्वल इन द मोमेंटम इन अपवर्ड्स, एंड एक्शन एंड क्या है? रिएक्शन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर्स रॉकेट प्रोपल्शन के वाले से, और इसके बाद इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।